तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो नोट्स है ये बिल्कुल एनसीईआरटी समराइज्ड है। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल and are called unicellular organisms, while others like us composed of many cells and are called multicellular organisms। तो सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल से, मतलब कि सेल से बने होते हैं। एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जिनके पास सिंगल सेल है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो हमारे जैसे हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज सेल। सो हमने जो लोअर क्लासेस में है वहाँ पर पढ़ा था कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेल जो होता है वो बिल्कुल फंडामेंटल मतलब बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मतलब कि जिनके पास सिंगल सेल है वो किस चीज़ के कैपेबल हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और एसेंशियल जो फंक्शंस होते हैं मतलब कि जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। बट वो उनको मल्टीपल सेल्स नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उनका जो एक ही सेल होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब एक ही सेल काफ़ी है बाकी सारे काम करने के लिए। बट मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन हो गया और रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग सेल हो गए, न्यूट्रिशन के लिए अलग सेल हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग सेल हो गए। बट जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके लिए मतलब एक ही सेल सारा काम कर लेता है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा काम वो एक ही सेल कर लेता है। Then we'll see some discoveries. So Anton von Leeuwenhoek first saw and described living cell। तो जो लियोनहुक थे उन्होंने पहले देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। तो लिविंग सेल को किसने डिस्क्राइब किया था और पहले किसने नोटिस किया था? एंटन वॉन लियोनहुक। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो फिर उन्होंने तो सेल तो उन्होंने डिस्कवर किया था बट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था बाद में, लियोनहुक के बाद में। बट हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो इसमें और जो लियोनहुक है उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस इतना है कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था सेल वो डेड सेल था और जो लियोनहुक ने डिस्कवर किया था वो एक लिविंग सेल था। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय हुम तो वो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। बट अगर लिविंग सेल डिस्कवरी की बात आए तो लियोनहुक होगा आंसर। ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? In 1838, Matthias Claden, a German botanist, observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of plant। तो जो मैथियस लेडन थे एक जर्मन बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट मतलब जो प्लांट के स्टडी में स्पेसिफाइड हो। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल which फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट के जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। नेक्स्ट इज थियोडर स्वान। 1839 में क्या किया था? उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो सेल्स होते हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उसे अभी जानते हैं उस नाम से। तो थियोडर स्वान ने क्या कहा 1839 में क्या रिपोर्ट किया था
कि जो सेल्स होते हैं उनके चारों ओर एक थिन आउटर लेयर होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इट्स प्रेजेंस इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. So sorry, this is not it. It is actually cell wall, but it's mistakenly written here. Let's cross it. Next, there is Swan. Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell. तो स्वान ने क्या मतलब कि क्या मतलब डिस्कवर किया था और ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका जो बॉडी है वो कंपोज्ड होता है किससे, सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि मल्टीपल सेल के प्रोडक्ट से हमारा जो बॉडी है वो कंपोज होता है. और स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था, स्लेडन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट किया था. बट ये जो सेल थ्योरी था ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्प्लीट मतलब कि इनकम्प्लीट था, क्योंकि इसके मतलब इस जो थ्योरी था इसमें सेल कैसे एग्जिस्ट हुआ और उसका जो मतलब उसका जो ओरिजिनेट वो कैसे हुआ उसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स नहीं थी. बट 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक मतलब कि एक डिस्कवरी किया कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो सेल्स जो न्यू सेल्स बनते हैं वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवाइड होने से ही बनते हैं. ये उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया सेल थ्योरी में. तो अभी जो सेल थ्योरी है जिसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सेल थ्योरी क्या है, फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए हैं. एंड सेकंड क्या है जो कि रुडोल्फ वर्च्यू ने बोला था कि ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दिस इज इट फॉर टुडे and from next video we'll cover the eukaryotic and prokaryotic cell part.